नमस्कार श्रोताओं, जागरूकता से जुड़े विशेष कार्यक्रम कोविड-19 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपका रेडियो दोस्त परेश आपके साथ हूं इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। चैन तोड़नी है हमें कोरोना संक्रमण की। अगर श्रोताओं कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति हम देश और प्रदेश में देखें तो वो इस तरह से है। देश में कोरोना के संक्रमण की डराने वाली स्थिति सामने आ रही है। शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 49,136 नए मरीज मिले। इससे पीड़ितों की संख्या 13 लाख को पार कर 13,34,309 हो गई। हालांकि 32,641 लोगों के स्वस्थ होने से कुल 8,46,320 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। 758 मरीजों की मृत्यु होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 31,353 हो गई है। अभी एक्टिव मरीज देश में 4,87,989 हैं। श्रोताओं, अगर हम अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखें तो यहां भी कोरोना का विस्फोट जारी है। रायपुर में 246 और प्रदेश में 446 मरीज मिले कल। श्रोताओं, जिस तेजी से कोरोना का कहर बरपा है पिछले दिनों, ये चिंता का विषय है। लेकिन हल भी हम सबको मिलकर खोजना है। सावधानी, सतर्कता और संयम का दामन थामे। इसी कोशिश को लिए हम रोजाना आपसे रूबरू होते हैं। न सिर्फ हम रूबरू होते हैं बल्कि किसी ऐसी शख्सियत से भी आपको रूबरू करवाते हैं जिनकी बातें, अनुभव, मार्गदर्शन हमें हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, ऊर्जा देते हैं। श्रोताओं, आज हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी से, जो मनोवैज्ञानिक हैं और युवा वैज्ञानिक भी, रक्षा विशेषज्ञ हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी, जो प्रदेश में, देश में युवाओं, महिलाओं को मार्गदर्शन देती हैं, उत्साहित करती रहती हैं। वर्णिका जी को देश और प्रदेश में कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आपने राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्मान, बेस्ट डॉटर अवार्ड, निर्भया सम्मान, इंस्पायरिंग वुमेन सम्मान, अपराजिता सम्मान वगैरह प्राप्त किया है। आइए मिलते हैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी से और जानते हैं उनके विचार। कोविड-19 जागरूकता से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में वर्णिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वर्णिका जी, आप मनोवैज्ञानिक हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, युवाओं में आप उत्साह जगाती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं। तमाम कार्यक्रमों में आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में शामिल होती हैं। समाज के अन्य वर्गों के लिए भी आप बहुत कुछ करती हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस कोविड-19 के इस आपदा के समय, जबकि लॉकडाउन की एक लंबी प्रक्रिया हमने देखी, उसके बाद अनलॉक की भी प्रक्रिया हमने देखी और फिर से एक बार लॉकडाउन का दौर जारी है। कैसे आप देखती हैं इस पूरे दौर को? और जागरूकता की बात हम करें तो आप अपने अनुभव से हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। जब बात आती है कोविड-19 की इस चुनौती की, तो सबसे पहले यही मैं कहना चाहूंगी, ये एक ऐसी अनिश्चितकालीन समस्या है जिसके लिए केवल एक ही लाइन कही जा सकती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुरक्षा और सावधानी, एक और नया शब्द जुड़ेगा, सुरक्षा और सावधानी ही इसके इलाज से बेहतर साबित होगी। पहले का एक दौर था जबकि लॉकडाउन हुआ, ये हम सब भारतीय जनों के लिए एक बिल्कुल नई प्रक्रिया थी। लॉकडाउन होना और उसके बाद पूर्ण संयम से उसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति ने बहुत अच्छे से किया और भारत ने संपूर्ण विश्व के परिप्रेक्ष्य में साबित कर दिया कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बंधा हुआ है और नियम आबद्ध भी हो सकता है। परंतु एक वो समय आया कि जब लोगों को बाहर निकलना था, रोजगार जैसी अन्य छोटी छोटी समस्याएं थी जो उद्भवित हो रही थी, तो उनको नियंत्रण में लाने के लिए जब लोग किसी प्रकार से बाहर निकलने लगे तो एक छोटी सी
त्रुटि या कहीं ना कहीं हम अपने संयम रखने में या जागरूकता रखने में थोड़ी सी कमी कर गए। वो जो मैंने लाइन कही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसमें कहीं ना कहीं हम अपने तरफ से एहतियात बरतने में चूक करते चले गए और उसी चूक का नतीजा ये हुआ कि आज फिर से हम लॉकडाउन की परिस्थिति में आ गए हैं। अभी एक बार फिर से हमको एक अवसर मिला है जिसमें इस चुनौती को सामना करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल आत्म नियंत्रण करना है, संयम और धैर्य से काम लेना है। तो ये फिर से एक परीक्षा देने का अवसर मिला है हमें। बिल्कुल। वर्णिका जी, निसंदेह कोरोना वायरस की विभीषिका अगर हम देखें तो एक ऐसा विरोधाभास है कि इसमें समझ में ही नहीं आता कि क्या किया जाए। कभी ये विभीषिका सरल लगती है, कभी कठिन लगती है, एक असमंजस की स्थिति है चारों ओर। और अगर हम देखें तो इस पूरे दौर में एक दहशत सी हो गई लोगों के मन में, अकेलापन, लगातार एक रूपता जीवन में और तमाम लोगों का काम से बिछड़ जाना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। इन्हें आप एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किस तरह देखती हैं, जरूर आप बताएं। जी, अभी से ठीक कुछ समय पूर्व जब घर के कुछ बच्चों और युवा लोगों से चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा ये नोवल कोरोना वायरस क्यों होता है करके। जी। तो उन्होंने एक चीज स्पष्ट कही, ये नोवल क्या है, ये एकदम एक नई समस्या है, एक ऐसी महामारी है जिसके लिए हम या कोई भी व्यक्ति पूर्व से अवगत नहीं था या परिचित नहीं था। तो इस नई सी समस्या के लिए जो नई सी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो स्वाभाविक है कि निदान भी कुछ भिन्न प्रकार का था, जिसके लिए हम मन और मस्तिष्क के रूप से स्वयं को तैयार नहीं कर पाए। अब जब हम स्वयं को तैयार नहीं कर पाते हैं तो एक आम जन की एक सामान्य सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है कि बहुत सी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं और जब उन जिज्ञासाओं का समाधान अपने मन के अनुरूप नहीं मिलता है या हम जिस प्रकार से उनको शांत होना चाहते हैं वो जिज्ञासाएं जब शांत नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक सामूहिक परिवर्तन, एक इमोशनल इम्बैलेंस उत्पन्न होता है और ये भय को भी जन्म देता है। भय की परिस्थितियां ही आगे चल के भ्रम में कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब डायलेमा की सिचुएशन आती है और बहुत सारे गलत निर्णय भी होते हैं इस समय। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम वर्तमान परिस्थितियों के प्रति लगातार एक के बाद एक हवा में नकारात्मक महल बनाते चले जाते हैं। जो भी स्रोत जहां से जैसा भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है हम उसको स्वीकार्यता लगातार देते जाते हैं इस स्थान पे कि परिस्थितियों से ओवरकम करने की स्वीकार्यता देने की बजाय हम नकारात्मक चीजों को स्वीकार्यता देने लगते हैं। जरूर। वर्णिका जी, बहुत सारी बातें हैं, फिर चाहे इस पूरे दौर में खाद्य आपूर्ति की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो या फिर उनके अध्ययन की बात हो, ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो, तमाम चीजें हैं। हम उन पर पहलूवार चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं, तो आपकी पसंद का कोई गीत भी हम सुनते चलें तो श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। जी, वैसे गीत की बात है तो मेरी पसंद में इन दिनों जो चलन में आ रहा है एक गीत है जो दिल को छू जाता है। बिल्कुल। वो है फिल्म राजी का ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा देशभक्ति गीत है, आइए सुनते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू।
नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने ये ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। वर्णिका जी, फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया पहले कि खाद्य आपूर्ति की बात इस दौर में बहुत से मजदूरों का आना हुआ, प्रवासी मजदूरों का। पूरे देश ने इस तरह की समस्या देखी। एक संकट की स्थिति थी कि किस तरह से हम अपना भोजन प्राप्त करेंगे। एक असमंजस की, अनिश्चय की स्थिति थी। तो इस दृष्टि से आप क्या सोचती हैं? खाद्य आपूर्ति की दिशा में भी आपने बहुत सारा काम किया है, तो इस विषय को आप किस तरह से देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये एक बहुत ही महीन विषय है कि किसी भी चीज की आपूर्ति। शुरू से एक बात सामने है कि जब हम आपूर्ति या योजना की बात करते हैं, तो योजना का क्रियान्वयन या किसी भी कानून का जो हम निर्धारण करते हैं, उसका कानून का निर्धारण अंतिम पंक्ति के, मतलब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक कितना हुआ है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि एक तो जिस योजना का निर्माण किया गया है वो किस हद तक अगले व्यक्ति तक पहुंची है। कहीं उनके बीच में कुछ ऐसे भी विप्लवी तत्व होते हैं जो भ्रम भी फैलाते हैं। बिल्कुल। और वो व्यक्ति जो बहुत अधिक समझ को विकसित नहीं कर पाते, इस भ्रम के चलते कहीं न कहीं आपने वो भयावह परिस्थिति देखी है जो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा रहे थे। कई प्रकार की भ्रामक चीजें उस समय फैली थी और खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर के भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको योजनाओं के संबंध में जानकारी नहीं हो पा रही थी कि इस स्थान से इनको ये चीजें प्राप्त हो जा रही है। और यहीं पे भ्रम का जो घेराव था वो विचलन उत्पन्न कर रहा था और परिस्थितियों को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा था। तो उस समय समाज के कुछ अच्छे लोगों को, या भविष्य में कभी ऐसा हो तो ये जरूर प्रयास करना होगा कि सुविधाएं तो जरूर हैं, परंतु सरकार की योजनाओं के संबंध में भी समानांतर रूप से ज्ञान पहुंचाएं। वो प्रबुद्ध वर्ग का पूरा दायित्व है। आम जन की पूरी सहभागिता जरूरी होगी। बिल्कुल, मतलब सबका सहयोग होना चाहिए इसमें, और जो लोग सबका सहयोग होगा। केवल आपूर्ति न करें, तो उनके अंदर एक प्रकार के समझ की रोशनी भी जरूर दें कि आपका ये पूर्ण अधिकार है, आप ये पूरे तरीके से ले सकते हैं। जरूर। वर्णिका जी, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही जिक्र किया था कि आप युवाओं का मार्गदर्शन करती हैं, कई सेमिनार्स में जाती हैं, और अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण इस तरह के आयोजन नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो आप प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में भी जाती हैं, युवाओं को और तमाम लोगों को आप उत्साहित करती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं। तो ऐसे दौर में, जबकि अभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो रही है, सेमिनार नहीं बल्कि वेबिनार्स की बात हो रही है, तो इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखती हैं? और अगर इस प्रक्रिया को आगे चलकर और भी समय तक अपनाने की बात हो तो उसे आप किस दृष्टि से देखती हैं? मैं पिछले कई वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर पे प्रवास करते हुए मेरे विचार संप्रेषण का मुख्य केंद्र बिंदु युवा ही रहे हैं जी। और जब ये कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो मेरे समक्ष भी एक चुनौती सामने आ गई कि हमारे तेजी से आगे बढ़ते हुए राष्ट्र के कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि हमारे भारतवर्ष के लिए कोविड-19 की इस चुनौती में जो सबसे बड़ी ऋण है वो किसी भी राष्ट्र के लिए उस देश की युवा पीढ़ी होती है जी। और युवा पीढ़ी ही वो पीढ़ी है अभी भी हमारे देश में जो भविष्य की संभावनाएं तैयार कर रहा है और
और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए तैयारी में पूरा सहयोग देगा। और खास कहूँ तो यही भारत के विश्वगुरु बनने की आधारशिला रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हमारे राष्ट्र के युवा किसी प्रकार से इस चुनौती से भ्रमित होते हैं या उनके समक्ष किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति हो जाती है कि अब क्या करें, अब हमारे पास इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि ये बीमारी, इसका कोई और छोर नहीं है, इसका कोई अभी तक एंटीडोट प्रिपेयर्ड नहीं है। बिल्कुल। तो इस स्थिति में क्या हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं पे पूर्ण विराम लग जाएगा? क्या हम एक दूसरे को देख के दिल्ली या अन्य महानगरों में जाके जो तैयारियां करते थे उनमें फुल स्टॉप लग जाएगा? इस प्रकार की कई स्थिति युवाओं को देखने को मिली। ये तो हम बात कर रहे हैं महानगरों की, पर इससे भी खराब स्थिति थी उन दूरस्थ अंचलों की जहाँ पे विकास की बयार उतनी मात्रा में नहीं होती जितनी महानगरों में होती है। तो इसके लिए मैंने एक पूरा प्रयास किया, द्विदिशात्मक प्रयास किया। एक तो भ्रम की स्थिति को दूर करना। वेबिनार बहुत से आयोजित होते हैं पर वो मोनोलॉग होते हैं। एक व्यक्ति संबोधन देता है और अगला व्यक्ति सुनता है। मैंने और मेरे साथ सभी युवा पीढ़ी ने सहयोग किया और एक तो तरह का ऐसा आयोजन करने का हमने कोशिश किया कि वो डायलॉग में कन्वर्ट हो सके, जिसमें युवा अपनी समस्याएं रखें और उन समस्याओं का उत्तर उनको विशेषज्ञों के द्वारा मिले, न कि विशेषज्ञ केवल अपनी बात कहें, बल्कि वो अपनी समस्याओं को, भ्रम को दूर करें और कैसे लॉकडाउन के पीरियड में भी वो अपनी संकटकालीन स्थितियों में भी अपनी सूझबूझ उत्पन्न कर सकते हैं और इस राष्ट्र हित में एक मजबूत रीढ़ बन सकते हैं। इसका प्रयास किया। जरूर। वर्णिका जी, हम छत्तीसगढ़ के युवाओं की भी बात करेंगे, उनके रोजगार की भी बात करेंगे और भी तमाम विषय हैं जो आपसे जुड़े हैं, उनसे हम जरूर रूबरू होंगे। लेकिन इससे पहले हम आपकी पसंद का एक और गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में। जी, आनंद फिल्म का, राजेश खन्ना जी की फिल्म थी, उसमें एक गाना जो मुझे काफी पसंद है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़ा ही ऐसा गीत है ये जो सुकून देता है। बिल्कुल। तो चलिए, संगीत वैसे भी सुकून का दूसरा नाम है। आइए ये गीत सुनते हैं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते।
है मीठी उलझन, बैरी अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए, मेरा गला पकड़ लिया। तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह, बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। वर्णिका जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, युवाओं की बात हमने की, खाद्य आपूर्ति की बात हमने की, इस पूरे दौर में निसंदेह जैसा आपने कहा कि एक स्थिरता जैसी स्थिति आ गई है, पढ़ाई करने का अंदाज परिवर्तित हुआ है, ऑनलाइन की बात हुई है, और एक अनिश्चय या असमंजस की स्थिति कहीं दिमाग में है कि इसके बाद की स्थितियां किस तरह होंगी। जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बच्चे हैं वो अलग चिंतित हैं, जो लोग रोजगार में जाने वाले हैं वो अलग चिंतित हैं। तो इस दौर में इस चिंता से कैसे उबरा जाए, आप किस तरह उन्हें कहना चाहेंगी, किस तरह से उनका उत्साहवर्धन करना चाहेंगी? ये मैं युवाओं ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो गृहिणी हो या कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के नियमों का पालन करके इस देश हित में एक योगदान दे रहा है, स्वहित और राष्ट्रहित दोनों के लिए वो एक कदम आगे बढ़ रहा है। तो मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि ये जो लॉकडाउन की स्थिति है, एक विज्ञापन आता है कि 3 कदम चलें और रुकें, अब विचार करें। तो ये ईश्वर ने एक बहुत सुंदर समय दिया है जिसमें आपको इस अवसर को अपने आप का विश्लेषण करने में व्यतीत करना है। बिल्कुल। योग्यता किसी प्रकार से कम नहीं हो सकती। जैसे एक बड़े एग्जाम के पहले कुछ दिन का पीएल लगता है, प्रिपरेशन लीव लगती है, ठीक ये भी एक कोविड-19 का हमको एग्जाम देना है और ये हमारे लिए पीएल लगा हुआ है, प्रिपरेशन लीव, तैयारी की छुट्टी लगी हुई है। बिल्कुल। और इसमें हमको साल भर की स्टडीज काम नहीं आती, आज तक के हमने जो जीवन में किया है वो काम नहीं आएगा, बल्कि अब हमको रिवाइज करना है कि क्या हमने अच्छा किया, क्या हमने बुरा किया, और किस तरह से हम राष्ट्र हित में अब आगे के अवसर को या आगे की जो चुनौती है उसको किस प्रकार हम अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा वर्णिका जी आपने कहा कि सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी आपने जिस तरह की बात की, निसंदेह एक चिंता जो अर्थ से जुड़ी है, आर्थिक चिंता। बहुत से लोग हैं, मध्यम वर्गीय हैं, जिनके काम अभी उनसे छूट गए हैं या उन्हें उनकी सैलरी पूरी नहीं मिल रही है। तो इस पूरी जो स्थिति को कैसे आप देखती हैं कि वो कैसे उबर सकते हैं, आगे आने वाले समय में अपने जो नियमित जीवन को वो कैसे अंजाम दे सकते हैं? हम एक आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहे हैं और जब हम आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो इस समय छोटी छोटी नौकरियों में कभी भी कोई कमी नहीं आई। हमको अंकुश अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा पे लगाना होगा। बड़ी महत्वाकांक्षा हम जितना रखेंगे उतना ही स्वयं को दुखी पाएंगे और तनाव शैथिल्य या मेंटल रिलैक्सेशन की ओर कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अभी छोटी छोटी चीजों का स्व उत्पादन, घर में संकट से सूझबूझ भी उत्पन्न हुई है लोगों में। तो अपने
आसपास की प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का आप कितना कुछ उपयोग करके या अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सकते हैं और साथ में अन्य की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए भी कुछ उत्पादन करके एक नियामक रोजगार की तैयारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। तो स्व प्रेरणा से कुछ चीजों के लिए अग्रसर होना होगा, योग्यता का क्षरण नहीं होने देना है इस समय। बिल्कुल, बेहतर बात आपने कही। अगर हम छत्तीसगढ़ के युवाओं की बात करें तो वर्णिका जी, आप किस तरह से उन्हें पाती हैं? स्किल डेवलपमेंट की बात करें, उद्यमिता की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो उनकी प्रतिभा और जो अवसर हैं यहाँ पर, उन्हें आप किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं। यहाँ पे प्रकृति के तौर पे कहा जाए या फिर रोजगार या किसी भी अन्य प्रकार से बहुत ही सुंदर और सुनहरे अवसर हैं, क्योंकि ये हमारा खनिज संपन्न और कृषि प्रधान राज्य है। दोनों ही तरीकों से हमारे यहाँ हम एक सुनहरी जगह पे निवासरत हैं। तो इस स्थिति में हमको कतई चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ एक लंबा समय व्यतीत करने के बाद अध्यापन कार्य भी मैंने कई वर्षों तक किया है, तो मैं ये पाती हूँ कि यहाँ के युवा बहुत ही सहज हैं और ध्येयबद्ध हैं। जो कार्य करना होता है वो पूर्ण तैयारी कर लेते हैं और ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये इसी कार्य के लिए अनुकूल है। किसी प्रकार का छल या किसी भी प्रकार से अधिक प्राप्त करने की इच्छा इन युवाओं में नहीं रहती। कहने का मतलब ये स्वयं को जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बस अब आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ में तेजी से स्किल को बढ़ाने की, उनको नरिश करने की। जिस प्रकार से पेंसिल की लीड को जितना शार्पन करते हैं वो उतना ही काला लिखावट देती है, सुंदर लिखावट देती है। वैसे ही सारी प्रतिभा मौजूद है यहाँ के युवाओं में। केवल एक अच्छे मार्गदर्शन और नरिशमेंट की जरूरत है, चाहे वो मध्य क्षेत्र हो या जनजातीय क्षेत्र हो। प्रतिभा की अद्भुत खदान है यहाँ के युवा। बिल्कुल बिल्कुल। वर्णिका जी, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। इसी बीच फिर से एक बार हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गीत श्रोताओं को जरूर सुनवाएं। जी, एक और गीत मुझे बहुत पसंद है और वो है तेरी मिट्टी में मिल जावा। केसरी। जी 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 बिल्कुल। ये सभी गीत जो हैं वो एक अद्भुत प्रेरणा देते हैं और देश के प्रति अपने जो कर्तव्य की बात है उसे आगे बढ़ाते हैं। सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सांसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। वर्णिका जी, हम चर्चा कर रहे हैं कोविड-19 जागरूकता से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में आपसे, और आपने बहुत सारी बातों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है, श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। युवाओं की बात हमने की, अगर हम महिलाओं की बात करें, क्योंकि आप एक प्रतीक हैं महिला सशक्तिकरण की, और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की महिलाओं की, तो उन्होंने भी एक भागीदारी निभाई है इस पूरे प्रक्रिया में, चाहे वो फिर मास्क सिलने की बात हो या सैनिटाइजर बनाने की बात हो। तो आत्मनिर्भरता की ओर वो हमेशा अग्रसर रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आप किस तरह से देखती हैं? छत्तीसगढ़ की महिलाओं के बारे में आप क्या कहेंगी, उनके भविष्य के बारे में और उनकी स्थिति के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी, पूरी विश्व की यदि संस्कृति को हम देखें तो वैश्विक संस्कृति के समक्ष भारतीय संस्कृति ही जीवित संस्कृति मानी जाती है, जो अनवरत जारी है, और इसका पूरा दारोमदार है हमारे देश की महिलाओं के ऊपर, जो वो अपने बच्चों को, मतलब देश के आने वाली पीढ़ी को सुंदर तरीके से पोषित करके, संस्कारों से पोषित करके इस देश के लिए तैयार करती हैं। तो इस समय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि अब उनको तीसरा कदम लेना होगा। और वो तीसरा कदम ये होगा कि उन्होंने परिवार के लिए जिम्मेदारी निभा दी, समाज के लिए भी सुंदर जिम्मेदारी निभाई है बहुत सी महिलाओं ने, अधिकांश महिलाओं ने पिछले कुछ सालों में हमने देखा। तो अब ये वक्त आ गया है कि उनको अपने राष्ट्र के लिए तीसरा कदम ले, और
इस तीसरे कदम में ये ध्यान रखना है कि चाहे वो युवा हो या महिला हो, लॉकडाउन या लक्ष्मण रेखा शरीर के लिए खींची गई है, विचारों के लिए नहीं खींची गई है। संचार के माध्यम निषेध हैं, परंतु संवाद निषेध नहीं है। आप संवाद जारी रखिए। जब आप जितनी कनेक्टिविटी आपस में रखेंगे, नवीन विचार, वैचारिक कनेक्टिविटी रखनी है हमको, विचारों से आपस में, विचारों की तरंगों को एक दूसरे से जोड़ना है और दूर रहते हुए भी ऐसे कुछ इस नारी शक्ति में वो सृजन क्षमता है जो इस आपातकालीन स्थिति में भी कुछ नवीन सृजन कर सकती है, कुछ छोटी छोटी वस्तुओं से भी। बिल्कुल। तो उनको बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखना है और जब सोचो तो मार्ग अवश्य मिलता है। जी। और महिलाओं में ये अद्भुत शक्ति है। जी, बेहतर बात आपने कही। और वर्णिका जी, चलते चलते आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि अभी लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, अगर हम शुरू से इस विभीषिका को देखें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में काफी कम केसेस थे पहले, धीरे धीरे मजदूरों का आना हुआ और फिर लगातार थोड़ी स्थिति चिंताजनक हुई। तो इन तमाम चीजों के पीछे आप क्या कारण देखती हैं? और अभी आने वाला समय भी कुछ त्योहारों का भी है, सोशल डिस्टेंसिंग को हमें कायम रखना है। अगर हम आपसे हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश चाहें, कोई अपील चाहें इस पूरी प्रक्रिया में, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि कोई भी रोग असाध्य नहीं है जब तक आप उसे असाध्य होने की अनुमति न दें। और कोरोना या कोविड-19 की जो चुनौती है, इसका सामना हमको एंटीडोट बना के नहीं करना है, खुद एंटीडोट बन के करना है। जी, बहुत बेहतर। अर्थात स्वयं आत्मनियंत्रित होके स्वयं को कैप्सूल में कन्वर्ट कर देना है। क्या बात है। और इसके लिए बहुत ही विवेक की आवश्यकता होगी, कुछ अधिक नहीं। केवल जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति को स्वीकार्यता दें। आज नहीं तो कल अच्छे दिन दूर नहीं, बहुत अच्छे से हम फिर एक दूसरे से घुलेंगे मिलेंगे, पर इस चुनौती का सामना करना स्व-विवेक और आत्मनियंत्रण के साथ बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, बेहतर बात आपने कही। स्वयं आत्मनियंत्रित होकर हम खुद को एक दवा के रूप में परिवर्तित कर दें और फिर से एक सुनहरी सुबह आएगी जब हम सभी मिलेंगे, ये आशा अपने लोगों में जगाई है। और निसंदेह आपने जो बातें कही, जिस तरह से हमारे श्रोताओं को जागरूक किया है कि उन्हें अच्छा लगा होगा आपकी बातें सुनकर। वर्णिका जी, आपने आज आकाशवाणी के लिए समय निकाला, अपनी महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें अवगत कराया। इन तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी हृदय से बहुत अभिनंदन। धन्यवाद आप सभी का। तो श्रोताओं, ये थी मुलाकात रक्षा विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी से। निसंदेह आपको बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिली होगी इस भेंटवार्ता के माध्यम से, ऐसी हमारी उम्मीद है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के भी बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी,
जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। श्रोताओं, आने वाले दिन निसंदेह कठिन हैं। लॉकडाउन का भी हमें पूर्णतया पालन करना है और अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचाकर रखना है। और इसके लिए आप अपने आप को सतर्क रखें, सावधान रखें, संयमित रखें, अपने खानपान का ध्यान रखें, अपने इम्यूनिटी को बेहतर बनाकर रखें। और इसके लिए जो प्राकृतिक उपाय हैं उसको आप अपनाते रहें। घर में उपलब्ध हल्दी, सौंठ, इलायची, लौंग और तमाम जो मसाले हैं, साथ ही हमारी बगिया में जो तुलसी है उसका भी उपयोग करें और इस तरह से अपने आप को बेहतर बनाए रखें। साथ ही शारीरिक व्यायाम, वर्जिश और मन को स्वस्थ करने वाली क्रियाएं जरूर करते रहें। और श्रोताओं, ऐसे प्रयासों से हम अपने आप को बेहतर रख सकेंगे और किसी भी तरह के संक्रमण से बचकर रह पाएंगे। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपसे होगी फिर मुलाकात। अब दीजिए अपने रेडियो दोस्त परेश को इजाजत। नमस्कार।